आगे बढ़ते हैं लेसन 24 में। परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे मनुष्य का, जिसमें हमने रुधिर के बारे में बात कर रहे थे और रुधिर में हमने आरबीसी जो है उसको हमने पढ़ लिया था। आगे आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी जो होती है इसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं कह देते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं के अलावा इसे हम श्वेताणु बोल देते हैं और श्वेताणु के अलावा इसे हम ल्यूकोसाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ल्यूकोसाइट। तो ये हमने बात कर रहे हैं आज डब्ल्यूबीसी के बारे में। व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स इसका पूरा नाम होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेताणु बोल देते हैं क्योंकि इसका जो रंग होता है वो श्वेत होता है, रंगहीन होती है, और ल्यूकोसाइट इसको कह दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सुनिएगा, जो डब्ल्यूबीसी होती है ये केंद्रक युक्त होती है। क्या होती है? केंद्रक युक्त। आरबीसी हमने पढ़ी थी केंद्रक विहीन होती है। कुछ जीवों को छोड़ के, जैसे ऊंट, लामा, जिराफ की हमने बात की थी, उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, पर अन्य के केंद्रक में जो केंद्रक है अन्य जीवों के आरबीसी में वो नहीं पाया जाता। केंद्रक युक्त होती है और रंगहीन कोशिकाएं होती हैं। रंगहीन कणिकाएं या कोशिकाएं होती हैं। आगे बात करते हैं, इनकी जो संख्या होती है तो इनकी संख्या होती है 7000 प्रति घन mm। जो रक्ताणु यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है ये होता है 600:1, यानी कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी की तुलना में बहुत ही कम में पाई जाती है। आरबीसी जहां पे 600 होती है वहां पे डब्ल्यूबीसी 1 ही पाई जाती है। ये अनुपात होता है 600 की तुलना में 1 डब्ल्यूबीसी, मतलब बहुत कम पाई जाती है आरबीसी की तुलना में। कौन? डब्ल्यूबीसी। आगे हम बात करते हैं, इसका जो आकार होता है वो भिन्न होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है, और इसका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में ही किसका निर्माण हो रहा था? आरबीसी का निर्माण हो रहा था, और इसका निर्माण भी डब्ल्यूबीसी का कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में होता है। या इसके अलावा इसका जो निर्माण है वो लसिका उत्तक में होता है। कहाँ होता है? लसिका उत्तकों में। लसिका उत्तकों में भी होता है, और कुछ डब्ल्यूबीसी जो है वो अस्थि मज्जा में भी बनती है। लसिका तंत्र के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमने शुरू में पढ़ा है ये कि परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक तो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, एक लसिका तंत्र होता है। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं, इसमें इनका जो जीवन काल होता है, जो डब्ल्यूबीसी है इसका जो जीवन काल है, जीवन काल होता है 4 से 5 दिनों से, 4-5 दिनों से, और ये कई दिनों तक हो सकता है। 4-5 दिन के बाद में, मतलब 4-5 दिन तो नॉर्मल जिएगी ही, मतलब जीवित रहेगी 4 से 5 दिन। तो उसके बाद में ये कितने दिनों तक भी जीवित रह सकती है? हो सकता है 100-200 दिनों तक भी जीवित रह जाए, या 10 दिन के बाद ही मतलब मृत हो जाए। तो ये 4 से 5 दिनों से लेके कई दिनों तक इसका क्या होता है? जीवन काल होता है। जो इसमें विशेष लक्षण की बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है ये अमीबीय गति करती है। कैसी गति करती है? अमीबीय गति, यानी अमीबा जिस प्रकार से गति करता है उसी प्रकार से रक्त के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है उसकी गति होती है। यानी डब्ल्यूबीसी की जो गति होती है वो कैसी होती है? अमीबीय गति होती है। नेक्स्ट हम बात करें, डब्ल्यूबीसी जो होगी, अगर इसका जो निर्माण हो रहा है वो जो इसका स्तर होना चाहिए उस स्तर से कम हो रहा है, तो इस स्थिति को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। यानी कि डब्ल्यूबीसी का कम बनना
कम मात्रा में बनना क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। WBC का जो निर्माण है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी WBC जो है वो कम निर्मित हो रही है, तो उस स्थिति को हम, कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया कहेंगे। आगे सुनिएगा, अगर WBC जो है इसकी जो संख्या है ये जितनी होनी चाहिए, यानी कि 7000 प्रति घन मीटर mm हम पढ़ रहे हैं, ये जो संख्या है ये अगर बहुत अधिक हो जाती है अपने स्तर से, WBC की संख्या इस स्तर से अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो इस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। WBC की संख्या अगर बहुत अधिक हो गई तो ल्यूकोसाइटोसिस। WBC की संख्या अगर कम हो जाए, जो संख्या है WBC की वो 7000 प्रति घन mm से भी कम हो जाए तो उसे ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया। तो ये हमने बात की किसकी? WBC की। WBC के कुछ विशेषताओं का हमने बात की। जो WBC होती है ये हमारे शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करती है। हमारे शरीर में जो रोगाणु एंटीजन प्रवेश कर जाते हैं उन्हें ये क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। इसलिए WBC को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। शरीर का सिपाही कहा जाता है। WBC को शरीर का सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बाह्य रोगाणुओं से, बाह्य प्रतिजनों से हमारी सुरक्षा करती है, इसलिए WBC को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं WBC के प्रकार की। देखिएगा, WBC जो है इसे 2 प्रकारों में बांटा गया है। इसके 2 प्रकार होते हैं। दोनों प्रकारों की बात करते हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो है कणिका युक्त WBC और एक है कणिका विहीन WBC। कणिका युक्त WBC, कणिका विहीन WBC। कणिका युक्त WBC या कणिका विहीन जो WBC है इनके भी प्रकार होते हैं, पढ़ेंगे। कणिका युक्त WBC 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है न्यूट्रोफिल्स, एक होती है इओसिनोफिल्स और एक होती है बेसोफिल्स। 3 प्रकार की कणिका युक्त WBC। कणिका विहीन WBC 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मोनोसाइट। मोनोसाइट को हमें, जो मोनोसाइट है इसको हम एक केंद्रकाणु भी कह देते हैं। दूसरी है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इनकी हम बात करेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। जो न्यूट्रोफिल्स है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो कोशिकाएं होती हैं, न्यूट्रोफिल जो कोशिकाएं होती हैं, इनका जो कोशिका द्रव्य होता है, इस कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। सूक्ष्म कण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कणिका युक्त और कणिका विहीन WBC क्या होती है। कणिका युक्त WBC जो होती है इसमें कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विशेष प्रकार की कणिकाएं होती हैं। लेकिन कणिका विहीन WBC में कणिकाएं नहीं होती, यानी कणिकाएं क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसमें देखो, जैसे मैंने कण बताया, कण पाए जाते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं WBC है, इसमें कण पाए जाएंगे, कणिकाएं पाई जाएगी, लेकिन इनके अंदर कणिकाएं नहीं पाई जाएगी। दूसरी बात करें, इनका जो केंद्रक होगा
इनका जो केंद्रक होगा वो बहुरूपी होगा। बहुरूपी का मतलब उसके अंदर कई पिंड होंगे। केंद्रक जो होगा कोशिका का, ये केंद्रक कई पिंडों में विभक्त होगा, कई पिंडों में विभक्त हो सकता है। लेकिन जो कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी होती है, इसमें कई मतलब पिंड जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये बात की हमने कणिका युक्त और कणिका विहीन की। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स की। कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण पाए जा रहे हैं। ये जो कण होते हैं ये अम्लीय या क्षारीय दोनों अभिरंजकों द्वारा, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों अभिरंजकों द्वारा बैंगनी अभिरंजित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बैंगनी अभिरंजित। मतलब क्या? जब हम अभिरंजन करते हैं इस कोशिका को स्लाइड पे लेके और इसके अंदर अम्लीय या क्षारीय जो अभिरंजक है वो अगर उस स्लाइड के ऊपर, इस कोशिका के ऊपर डालते हैं तो ये कैसी हो जाती है? बैंगनी रंग की हो जाती है या बैंगनी रंग की अभिरंजित हो जाती है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि इसे उदासीन होती है न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि अम्लीय अभिरंजक से भी बैंगनी अभिरंजित हो जाती है, क्षारीय से भी क्या हो जाती है? बैंगनी अभिरंजित हो जाती है। इसलिए इसे न्यूट्रोफिलिक या उदासीन रंजी भी कहते हैं, या उदासीन रंजी कह देते हैं। न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं जो होती हैं इनके कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण होते हैं जो अम्लीय क्षारीय दोनों अभिरंजकों से क्या हो जाती है? बैंगनी अभिरंजित हो जाती है। इसलिए इसे न्यूट्रोफिलिक या उदासीन रंजी भी कह देते हैं। ये जो तीनों कोशिकाएं होती हैं इनमें इसी प्रकार से हम अंतर करेंगे इस अभिरंजन के आधार पर। आगे देखिएगा कि इनका जो केंद्रक होता है, न्यूट्रोफिल्स का जो केंद्रक है, ये 2 से 7 पिंडों में विभक्त होता है। कितने पिंडों में? 2 से 7 पिंडों में। इसके अलावा ये क्या करती है? जो न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती हैं ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। क्या करती है? जीवाणुओं को नष्ट करती है। इनमें एक कोशिका पारण का गुण पाया जाता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें कोशिका पारण का गुण होता है। कोशिका पारण का मतलब होता है कि जो कोशिका भित्ति होती है इस कोशिका भित्ति के ये आर पार जा सकती है। कोशिका भित्ति के आर पार जा सकती है। जो कोशिका भित्ति होती है इस कोशिका भित्ति के आर पार जा सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका पारण बोलते हैं। तो ये है न्यूट्रोफिल्स। आगे देखिएगा कि जो कुल डब्ल्यूबीसी होती है हमारे शरीर में, टोटल जो डब्ल्यूबीसी है उस डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल्स कितनी पाई जाती है? तो कुल डब्ल्यूबीसी का ये 62% होती है। मतलब कि कुल जो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में पाई जा रही है उसका 62% हमारे शरीर में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है? न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी होती है। तो ये हमने बात की न्यूट्रोफिल्स की। आगे बात करते हैं दूसरी इओसिनोफिल्स की। दूसरी हम बात कर रही हैं अब इओसिनोफिल्स की। इओसिनोफिल्स जो है इसका जो कोशिका द्रव्य है, इसके कोशिका द्रव्य में जो कण होते हैं, कणिकाएं जो होंगी वो समान आकार की होंगी, समान आकार के बड़े कण होंगे इसमें। मतलब कि न्यूट्रोफिल्स में सूक्ष्म कण थे, इसमें बड़े कण होंगे, लेकिन सभी कण होंगे कैसे? समान आकार के होंगे। और ये जो समान आकार के कण है ये अम्लीय अभिरंजक, कौन से अभिरंजक? अम्लीय। और अम्लीय अभिरंजक जैसे मैं बात करूं इओसिन की, इओसिन के द्वारा ये क्या हो जाते हैं? अभिरंजित हो जाते हैं। और अभिरंजित होकर कैसा कलर देते हैं? लाल या गुलाबी रंग देते हैं। यानी लाल या गुलाबी रंग में क्या हो जाते हैं? ये अभिरंजित हो जाते हैं। इनका जो केंद्रक होता है वो द्विपिंडी होता है, यानी कि 2 पिंडों में विभक्त होता है। 2 पिंडों में विभक्त होता है। इओसिनोफिल्स का केंद्रक जो वो था वो
2 से 7 पिंडों में था, वो अम्लीय और क्षारीय दोनों विरंजकों से अभिरंजित था, जबकि यहाँ पे सिर्फ अम्लीय विरंजक से क्या होगी, अभिरंजित होगी। किस कलर में होगी, तो आप बताएंगे लाल गुलाबी में। नेक्स्ट हम बात करें इओसिनोफिल। जैसे कोशिका पारण जो है, ये कोशिका पारण की जो इसमें क्षमता होती है, यानी कि कोशिका भित्ति को आर पार करने की, ये इसमें क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। आगे अगर हम बात करें तो इसका जो कार्य होता है वो होता है एलर्जी क्रियाओं से संबंधित। एलर्जी जो क्रियाएं होती हैं, इन एलर्जी क्रियाओं के संक्रमण से इसका जो आकार होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, या इनकी संख्या जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनकी संख्या जो होती है वो एलर्जी क्रियाएं जो होती है उसमें बढ़ जाती है। यानी हमारे शरीर में कोई एलर्जी के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो इओसिनोफिल्स की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इनमें एंटी हिस्टामिन गुण पाए जाते हैं। इस कोशिका में एंटी हिस्टामिन गुण होते हैं। और जो कुल WBC होती है, इस कुल WBC की 2.5% ही होती है। कितनी होती है, 2.5%। तो ये हमने बात की इओसिनोफिल्स की। आगे बढ़ते हैं बेसोफिल्स की ओर। बेसोफिल्स तीसरी कणिका युक्त WBC। देखिएगा, तीसरी है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होती है, इनके जो कोशिका द्रव्य है, इसके कोशिका द्रव्य में जो सूक्ष्म कण होते हैं, ये कण जो होते हैं ये विभिन्न आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, सूक्ष्म नहीं, कण की बात कर रहा हूं मैं। इनमें जो कण होते हैं वो विभिन्न आकार के होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म कण होते हैं इओसिनोफिल्स में, समान आकार के बड़े होते हैं। इसके जो कोशिका द्रव्य कण होते हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न आकार के हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। और ये जो कण होते हैं ये क्षारीय अभिरंजन, जैसे मिथाइल ब्लू, इसके द्वारा ये नीले रंग में अभिरंजित हो जाता है। नीले रंग में क्या हो जाता है, अभिरंजित हो जाता है। यानी कि बेसोफिल क्षारीय अभिरंजन द्वारा अभिरंजित होती है। मिथाइल ब्लू जो है इसका उपयोग करेंगे तो नीले रंग की क्या हो जाएगी, अभिरंजित हो जाएगी। इसके अलावा इसका जो केंद्रक होता है वो 2 से 3 पिंडों में विभक्त होता है। कितने पिंडों में विभक्त होता है, 2 से 3 पिंडों में। और इसके अंदर जो हिस्टामिन है और जो हिपेरिन होती है हमारे प्रोटीन, इन प्रोटीन का क्या होता है, ये इसमें उत्पन्न होती है, निर्माण होता है। हिस्टामिन हिपेरिन जो है इसमें उत्पन्न करती है। और जो कुल WBC होती है, इस कुल WBC का ये 0.5% ही होती है। तो ये हमने बात की कणिका युक्त WBC की, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब बात करेंगे हम कणिका विहीन WBC जो की है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। देखिएगा, कणिका विहीन WBC कण नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो पहला है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होती है ये बड़े आकार की कोशिका होती है। कैसी होती है, बड़े आकार की सेल्स होती है। इनका जो आकार होता है ये 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। कैसा होता है, 12 से 15 माइक्रोमीटर। आकार जो होता है वो सेम के बीज के आकार का होता है। सेम के बीज के आकार का। सेम जो होती है एक फली होती है और इसी के आकार के वृक्क भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर में जो किडनी होती है वो भी सेम के बीज के आकार की होती है। यानी जो इनका आकार है मोनोसाइट का वो वृक्क के आकार का होता है। ठीक है, किडनी के आकार का होता है। इनका आकार हो गया। अब सुनना कि ये भक्षणकारी होती हैं।
भक्षणकारी का मतलब होता है कि जैसे ही हमारे शरीर में जीवाणु प्रवेश करेगा या कोई वायरस प्रवेश करेगा, कोई भी किसी भी प्रकार का रोगाणु प्रवेश करेगा, तो उसका ये क्या करती है, भक्षण कर देती है। भक्षण का मतलब उसे देखते ही नष्ट कर देती है। होता क्या है कि जब रुधिर जो होता है, जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, वो अगर किसी उत्तक से मान लीजिए जा रही है, ये उत्तक है, इस उत्तक के से क्या जा रही है, रक्त वाहिका जा रही है। तो इस रक्त वाहिका में जो ये मोनोसाइट होती है, ये मोनोसाइट इससे रुधिर वाहिका की भित्ति को पार करके किस में आ जाती है, उत्तक की गुहा में आ जाती है। और उत्तक की गुहा में जब ये आ जाती है तो उत्तक की गुहा में क्या करती है, अपने आकार को बढ़ा लेती है और इनका जो आकार होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये मान लीजिए कि ये कम से कम 80 माइक्रोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, 80 माइक्रोमीटर। 12 से 15 माइक्रोमीटर से सीधी कितनी हो जाती है, 80 माइक्रोमीटर। जब ये रुधिर से निकल के उत्तक की गुहा में आ जाती है, उत्तक में प्रवेश कर जाता है, तो इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, 80 माइक्रोमीटर। आकार बड़े होते ही इस कोशिका को हम कहते हैं बृहत भक्षकाणु। क्या कहते हैं, बृहत भक्षकाणु, या इंग्लिश में इसे मैक्रोफेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मैक्रोफेज। और इसका जो कार्य होता है वो जीवाणुओं को, मतलब कि रोगाणुओं को नष्ट करना होता है या रोगाणुओं का भक्षण करना होता है। ये हमने कुल WBC जो है, इस कुल WBC की जो मोनोसाइट होती है ये 5% होती है। कितनी होती है, 5% होती है। ये कितनी होती है, 62%, 2.5%, 0.5%, ये कितनी हो गई, 5%। ठीक है, बात करते हैं लिम्फोसाइट की। इंपॉर्टेंट है ये बात, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, हम बात करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं ये अंडाकार केंद्रक युक्त गोल कोशिकाएं होती हैं। गोलाकार होती है, गोल आकार की कोशिकाएं होती हैं। केंद्रक जो होता है, ये जो कोशिका है, इस कोशिका में जो केंद्रक है, इसमें जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है वो इस कोशिका द्रव्य सिर्फ केंद्रक के चारों ओर होता है। कहाँ होता है, केंद्रक के चारों ओर। इस प्रकार से वलय के रूप में होता है, छल्ले के रूप में, यानी एक छल्ले के रूप में क्या होता है, इसमें कोशिका द्रव्य। कोशिका जो द्रव्य होता है वो छल्ले के रूप में होता है केंद्रक के चारों ओर। इस बात को आप ध्यान रखना, केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। इसका जो निर्माण होता है वो थाइमस ग्रंथि या लसिका उत्तकों में होता है, लसिका उत्तकों में। पर लसिका उत्तकों या थाइमस ग्रंथि में इसका जो निर्माण जिस सेल से होता है, जिस कोशिका से, जिस सेल से लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, वो कोशिका अस्थि मज्जा में बनी होती है। ये कोशिका कहाँ बनी होती है, अस्थि मज्जा में। लेकिन इस कोशिका के द्वारा निर्माण कहाँ होता है, लसिका उत्तक या थाइमस ग्रंथि में। किसका, लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट का निर्माण लसिका उत्तक या थाइमस ग्रंथि में उस कोशिका के द्वारा होता है जिस कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में हुआ होता है। तो ये हमने आगे सुनिएगा इसके बारे में कि इनमें सीमित अमीबीय गति होती है। क्या होती है, सीमित अमीबीय गति। अमीबीय गति इतनी नहीं होती, सीमित होती है। एक प्रकार से इसको गति के लिए सीमित जो अमीबीय गति है वो लिम्फोसाइट में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें भक्षणकारी नहीं होती है, भक्षणकारी नहीं होती। लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है ये एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती है, एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी को हम प्रतिपिंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिपिंड। और ये प्रतिपिंड या एंटीबॉडी जो होते हैं इसके द्वारा
रोगाणुओं को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती हैं ये कोशिकाएं। हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको सक्रिय करने का कार्य किया जाता है। एंटीबॉडी या प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी जो होती है, इसका निर्माण जो होता है ये लिम्फोसाइट द्वारा किया जाता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक तो होती है छोटे आकार की, एक तो क्या होती है छोटे आकार की, एक होती है बड़े आकार की। लिम्फोसाइट दो प्रकार की, एक छोटे आकार की और एक बड़े आकार की। छोटे आकार की जो होती है वो 6 से 8 माइक्रोमीटर की होती है और जो बड़े आकार की होती है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर की होती है। और जो छोटे आकार की होती है यही आगे जाके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। और ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है यही किसका निर्माण करते हैं, एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी या प्रतिपिंड का निर्माण करते हैं जिससे रोगाणुओं का नष्ट किया जाता है। जबकि टी लिम्फोसाइट द्वारा इंटरल्यूकिन नामक एक पदार्थ का निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। टी लिम्फोसाइट द्वारा इंटरल्यूकिन नामक पदार्थ बनेगा, बी कोशिकाओं द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होगा, प्रतिपिंड का निर्माण होगा जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करेगा। तो ये हमने बात की किसकी, लिम्फोसाइट की। ये टोटल बात हो गई हमारी WBC की। अब हम लास्ट थर्ड कणिका पढ़ते हैं जिसका नाम है प्लेटलेट्स। देखिएगा, प्लेटलेट्स रक्त, जिसे हम बिंबाणु भी बोल देते हैं, बिंबाणु की बात करते हैं। प्लेटलेट्स बिंबाणु बोल देते हैं जिसे, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। रुधिर पट्टिकाणु भी बोल देते हैं, इसे ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो आकार होता है, छोटे कण होते हैं, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटे कण होते हैं ये, और इसका जो आकार होता है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर ही होता है। इसका जो आकार है वो अनियमित होता है, अनियमित आकार की होती है। और ये जो रक्त में होती है, रक्त में ये कितनी होती है तो आप बताएंगे 3 लाख प्रति घन मीटर। इनकी जो संख्या होती है प्लेटलेट्स की वो होती है 3 लाख प्रति घन mm, ठीक है। इसके बाद में सुनिएगा इसका कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य होता है वो रुधिर का थक्का बनाना होता है। क्या होता है, रुधिर का थक्का बनाना। मान लीजिए कि कहीं हाथ या किसी भी अंग पर चोट लग जाती है, त्वचा से खून बहने लगता है, रुधिर बहने लगता है, तो आप देखते हैं कुछ समय पश्चात अपने आप ही वो रुधिर क्या हो जाता है, रुक जाता है, या उस पे हम दवाई भी लगाएं तो वो रुधिर रुक जाता है, बहना बंद हो जाता है। तो बहना बंद होता है यानी रुधिर का जो थक्का बनता है वो किसके कारण बनता है, प्लेटलेट्स के कारण बनता है। इनका जो जीवन काल होता है वो 5 से 7 दिन होता है, 5 से 7 दिन। तो ये हमने बात की किसकी, प्लेटलेट्स की। तो रुधिर के अंदर RBC हो गई, WBC हो गई और प्लेटलेट्स हो गई।